अस्सलाम वालेकुम। हमने ये टॉपिक लास्ट में ये चंद का टॉपिक है जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ डिसऑर्डर, और इसको हमने 25 स्लाइड इसके पढ़े थे। ACG पे आके हमने इसको स्टॉप किया था, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सेकंड पार्ट है इसका। इसमें कुछ डिसऑर्डर पढ़ते हैं हम कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट एनोरिज्म बताया गया है। एनोरिज्म देखो बेसिकली ये दो दिखाए जा रहे हैं ना कि ये एवोर्टा जो हमारे आर्टरीज होती है ये दिखाए जा रहे हैं। एक नॉर्मल एवोर्टा है, एक एबनॉर्मल एवोर्टा। एबनॉर्मल एवोर्टा में अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर एक बल्क सा वगैरह बना हुआ है। उसको इसको ये जो बल्क बन जाता है इस आर्टरीज के अंदर, तो इसको हम एनोरिज्म कहते हैं। फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे। एनोरिज्म कहते हैं एनोरिज्म occur when an artery wall and weak and cause abnormal large blood. This blood can rupture and cause internal bleeding. Although and the aneurysm can occur in any part of the body, they are most common in the brain, aorta, legs and spleen. कहते हैं एनोरिज्म जब हमारे आर्टरी के वो जो वॉल होते हैं वो वीक हो जाते हैं। जब वो वीक हो जाते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एक एबनॉर्मल ब्लग सा बन जाता है, वो आउटवर्ड की तरफ निकल जाता है, एक ब्लग वगैरह बन जाता है। उस ब्लग को हम एनोरिज्म कहते हैं। और जब ये ब्लग रप्चर हो जाता है तो ये इंटरनली ब्लीडिंग काज करता है। और कहते हैं एनोरिज्म हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में बन सकता है, और जो मोस्ट कॉमन है ब्रेन, एवोर्टा, लेग्स एंड स्प्लीन में एनोरिज्म काज हो सकता है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि एनोरिज्म किस किस चीज़ की वजह से होता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने कुछ बताया कि द एनोरिज्म कॉमन रिजल्टिंग फॉर द आर्थरोस्क्लेरोसिस प्लक्स फॉर्मेशन इन throughout the cause degenerative changes in the middle layer of the arterial wall lead to loss of elasticity, weakness and eventually aortic and dilation. Other cause of including कहते हैं कि ये एनोरिज्म जो होता है ये जब हमारे आर्टरी की जो मिडल लेयर होती है उसके अंदर जब प्लक्स की फॉर्मेशन, फैट की एक्यूमुलेशन हो जाती है, उसके नतीजे में हमारी आर्टरी की जो मिडल लेयर होती है वो क्या होती है, वो कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, और उसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारा जो आर्टरियल वॉल होता है वो एक ब्लक की तरह, एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है, तो उसको हम एनोरिज्म कहते हैं। और ये आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं जब हमारे आर्टरीज के वॉल के अंदर फैट की एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसको हम आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। सिंपल सा मिसाल कि एनोरिज्म जो होता है वो आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी होता है, और जिसमें और भी इंक्लूडिंग फैक्टर दिखाए गए हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो जाए किसी को, उसकी वजह से भी आर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर, जैसे पैदाइशी कोई मसले वगैरह हो, उसकी वजह से भी आपको ये एनोरिज्म वगैरह हो सकता है। ट्रॉमा वगैरह हो जाए उसकी वजह से भी एनोरिज्म हो सकता है। स्फेलिस, ये स्फेलिस जो होता है ये बेसिकली ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इसकी वजह से भी आपको एनोरिज्म हो सकता है, और हाइपरटेंशन की वजह से भी आपको एनोरिज्म हो सकता है। अब पैथोफिजियोलॉजी इसमें बताई जा रही है कि एनोरिज्म बेसिकली होता है किस तरह है। डीजेनरेटिव चेंज इन द मस्कुलर लेयर ऑफ द एवोर्टा, tunica media, and create a focal weakness, allowing the inner layer tunica intima and outer layer tunica adventitia to stretch outward. ये जो हमारी आर्टरियल वॉल होती है ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे आउटर जो लेयर होती है वो ट्यूनिका एडवांटिशिया कहलाई जाती है, जो मिडल होती है मस्कुलर लेयर उसको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और जो सबसे इनर लेयर होती है उसको ट्यूनिका इंटीमा कहलाए जाते हैं। कहते हैं जब हमारे जो मस्कुलर बीच वाली जो लेयर है उसके अंदर जब कोई डिजेनरेटिव चेंजिंग वगैरह आ जाती है मस्कुलर लेयर के अंदर, तो वो क्या करती है, वो वीक हो जाती है। जब वो वीक हो जाती है तो वो लेयर जो होती है अलाउ करती है, वो वीकनेस जो होती है वो उसकी वजह से फिर इनर लेयर और आउटर लेयर को अलाउ कर देती है, स्ट्रेच होने की वजह से, स्ट्रेच करने के लिए अलाउ कर देती है, क्योंकि बीच वाली लेयर तो वो कोई कमज़ोर वीक हो गई है। तो उसकी वजह से जो हमारी आउटर और इनर लेयर होती है ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका एडवांटेज है, ये क्या होती है, स्ट्रेच हो जाती है, ब्लग वगैरह बन जाता है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी बताई जा रही है एनोरिज्म को, एनोरिज्म की। फिर कहते हैं द रिजल्टिंग आउटवर्ड ब्लग इज कॉल्ड, कहते हैं कि द रिजल्टिंग आउटवर्ड ब्लग इज कॉल्ड एनोरिज्म। जो आउटवर्ड ब्लग वगैरह बन जाता है उसको हम एनोरिज्म कहते हैं। अच्छा, अभी ये द ब्लड प्रेशर विद इन द एवोर्टा
progressively weak and the vessel wall are enlarged द एनोरिज्म। वही बात, ऊपर वाली बात दोबारा रिपीट की गई है कि भाई जो एओर्टा के अंदर जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो प्रोग्रेसिवली वीक होता है और ऐसे ऐसे वीक हो रहा होता है, जिसकी वजह से आर्टरियल के जो वेसल के जो वॉल होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं और एक ब्लग बना देते हैं, जिसको एनोरिज्म कहते हैं। साइन सिम्टम की बात हो रही है कि एसिम्प्टोमेटिक पल्सेशन मास इन द पेरी अम्ब्लाइकल एरिया। जो हमारा अम्ब्लाइकल एरिया, पेरी अम्ब्लाइकल एरिया में हमें एक पल्सेटिंग मास हमें वो फील होगा। और पॉसिबल सिस्टोलिक ब्रूट्स ओवर द एवोर्टा ऑन द ऑस्कल्टेशन। कहते जब हम एवोर्टा को ऑस्कल्टेट करते हैं या हम स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम है हम एवोर्टा के ऊपर रखते हैं तो वहाँ पर हमें एक ब्रूट साउंड सुनाई दिया जाएगा। ये साइन सिम्टम है एनोरिज्म के। और पॉसिबल टेंडरनेस ऑन डीप पल्पेशन। जब हम अगर एनोरिज्म को देखते हैं, अच्छा सिम्टम वगैरह उसको देखते हैं, तो अगर हम डीप पल्पेशन करेंगे तो हमें टेंडरनेस मौजूद होगी। अगर टेंडरनेस वगैरह आई और तो हमें ये पता लगेगा कि इसको एनोरिज्म है। लंबर पेन दैट रेडिएट ऑन द फ्लैंक एंड ग्रोइन एरिया कहते हैं। और इसके साथ एक साइन ये भी है कि भाई इसको पेन होगा और वो पेन लंबर पेन होगा। लंबर हमारे जो लंबर वर्टेब्रा है इस साइड पे इसको पेन होगा और वो पेन जो होती है वो रेडिएट और हमारे जो ग्रोइंग एरिया जो हमारे प्रोडक्टिव एरिया जो होती है वहाँ पर वो पेन वहाँ तक उसका पेन पहुँचेगा। ये कुछ सिम्टम हैं एनोरिज्म के। और उसके साथ कह रहे इफ़ द एनोरिज्म रप्चर लुक फॉर। अगर किसी का एनोरिज्म रप्चर हो जाए तो हम फिर इन चीज़ों को हमने देखना है कि सीवियर या ट्रेडिंग एब्डोमिनल एंड बैक पेन तो नहीं हो रहा, वीकनेस उसकी चेक करनी है, स्वेटिंग उसको पसीने वगैरह तो नहीं आ रहे, ट्रकीकार्डिया हार्ट का रेट तो नहीं बढ़ा हुआ, और हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम तो नहीं हो गया, और सर्कुलेशन कोलैप्स। लाजमी बात है जब भाई एनोरिज्म रप्चर हो जाए तो हमारी जो सर्कुलेशन होगी वो कोलैप्स हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी को एनोरिज्म रप्चर हो तो हमें ये साइन उसमें लाजमी देखने हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट है एनोरिज्म को देखने के लिए, सीटी स्कैन है, एंजियोग्राफी है और आर्ट्रियोग्राफी है और अल्ट्रासाउंड। तो ये इंटरवेंशन है। बी द अलर्ट ऑफ द साइन रप्चर इन विच इज़ द लाइफ ऑफ थ्रेटिंग। कुछ साइन वगैरह देखने हैं हमने, उसके वो लाइफ थ्रेटिंग साइन वगैरह वो जो उसको ख़तरा वगैरह ना जो पहुंचाते हैं उस साइन वगैरह देखने हैं। वो जो क्लोजली फॉर अ साइन इन एक्चुअल ब्लड लॉस, ब्लड वगैरह लॉस को देखने, कितना ब्लड लॉस हुआ, उसके हाइपोटेंशन को देखनी है, ब्लड प्रेशर कम तो नहीं हो रहा, और इंक्रीज द पल्स एंड रिस्पायरेटरी रेट। इन चीज़ों को हमने देखना है। ये तो इंटरवेंशन ये आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब इसके एक हमारी जो डिसऑर्डर है वो ख़त्म हो गया। अब ये दूसरा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अभी इसमें हम देखते हैं, ये देखो ये 1 2 3 4 पिक्चर दी गई है कि एक हेल्थी आर्टरी का दिखाया जा रहा है, फिर इनिशियल फैटी डिपोजिशन। देखो पहली आर्टरी जो थी हेल्थी आर्टरी, उसमें देखो बिल्कुल साफ़ सुथरी आर्टरी है, कोई फैट की डिपोजिशन नहीं है। और सेकंड जब में आप देखते हैं तो एक फैट की डिपोजिशन दिखा रही है, बिल्कुल हल्की सी जो इनिशियल फैट डिपोजिशन होती है। एक होती है प्लग ऑब्स्ट्रैक्ट ब्लड फ्लो, एक होती इसमें ये थर्ड में आप देखेंगे तो जो आपका प्लग्स वगैरह होता है फैट का वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रैक्ट रुकावट महसूस हो रही है उसमें। और ये फोर्थ में आप देखें नियर कंप्लेंस ब्लॉकेज, बिल्कुल ये फैट की जो डिपोजिशन है बिल्कुल ज़्यादा हो गई और बिल्कुल और जो फ्लो ऑफ ब्लड जा रहा है बिल्कुल नैरो हो गया, बिल्कुल कम कम ब्लड जा रहा है। तो ये थोड़ी तस्वीरें हैं।